Hello students. So here's another video right before your examination MAHCET के पहले एक वीडियो मैं दोबारा से आपके साथ में शेयर कर रही हूँ some questions and some solutions जो आपको अगेन हेल्प करेंगे ना सिर्फ इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में बल्कि आगे आने वाले भी एग्ज़ाम्स में जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं सो दैट हमने सारे क्वेश्चंस इस तरीके के मैं रखने की हमेशा कोशिश करती हूँ जो कि आपको हेल्प करे क्वेश्चन सॉल्विंग में प्लस आपका थोड़ा सा ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग हो जाए सो एक ऐसा मिक्स ऑफ क्वेश्चंस जिसमें थोड़ा ग्रामर भी हो वोकैबुलरी भी हो एंड यू गेट टू नो कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके सामने है ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन let's read that out. Question number 1 is do take an umbrella with you lest you do not get wet. Instructions मैं इसमें आपको साथ साथ में देती जाऊंगी कि इस particular question में आपको क्या करना है. इस particular question में the statement उतने words जो underlined है उसको आपको change करना है. It is not sentence improvement. It is changing the particular phrase सेंटेंस या फिर वो वर्ड्स आपको चेंज करना है. दैट मीन्स ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट ही है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट को आपको करेक्ट करना है. फिर से रीड कर रहे हो सेंटेंस को. डू टेक एन अम्ब्रेला विद यू. डू यहाँ पे जो लगा हुआ है दैट इज जस्ट प्योरली फॉर एम्फसाइजिंग कि डू टेक दो वर्ब्स यूज हुए हैं. सो डू टेक एन अम्ब्रेला विद यू लेस्ट यू डू नॉट गेट वेट. हमारा फोकस है लेस्ट पे. ये पर्टिकुलर जो लेस्ट होता है वो एक कंजंक्शन है, कनेक्टिंग वर्ड है, सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है. सो आप अम्ब्रेला अपने साथ में लेकर जाओ लेस्ट. अब आप अगर गेस कर पा रहे हैं तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग होगा दैट इज फॉर फियर दैट या फिर इन ऑर्डर टू अवॉइड. आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं ये ना हो कि ऐसा हो जाए या कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ हो जाए. इसको हिंदी में इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं लेस्ट को. लेस्ट के बाद में अगर आपको कोई भी मोडल वर्ब लगाना है, लेट मी टेल यू व्हाट मोडल वर्ब इज. MODAL मोडल ऑक्सिलियरी या फिर मोडल वर्ब. एक हो गया आपका मेन वर्ब जो आपके सेंटेंस में मेन वर्ब यूज हुआ है. एक हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब. सो मेन वर्ब हो गया एंड देन यू हैव अ हेल्पिंग वर्ब जिसको आप ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोलते हैं. ठीक है. एंड देन देर इज वन मोर कैटेगरी वर्ब की जो कि है मोडल ऑक्सिलियरी. इसको आप मोडल ऑक्सिलियरी भी बोलते हैं या फिर आप इसको मोडल वर्ब्स भी बोलते हैं. ये कौन सी कैटेगरी है? ये है कैन, मे, माइट, कुड, शुड. ये वो वाली कैटेगरी है. तो बहुत सारे सेंटेंसेस में आप मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं. उसके साथ में एक और चीज़ जब कभी आपको लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कहीं पर आपको बोलना है ये काम कर सकते हो तो कैन लगाते हैं, अगर पास्ट में बोलना होता है तो कुड लगाते हैं, उसी तरीके से चाहिए बोलना होता है तो शुड लगाते हैं. सिमिलरली आपको ये पता होना चाहिए कि लेस्ट के साथ में कौन सा मोडल वर्ब लगेगा. देयर इज जस्ट वन मोडल वर्ब जो लेस्ट के साथ में यूज होता है एंड दैट पर्टिकुलर मोडल वर्ब अगर आपको पता है तो आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. सो दिस इज वन ग्रामर पोर्शन वी आर गोइंग टू डील विद राइट नाउ. यू मस्ट प्रिपेयर वेरी केयरफुली लेस्ट यू डैश फेल. एक मोडल वर्ब लगेगा. यूज शुड. सिर्फ शुड ही एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो इसके साथ में लगेगा. प्लीज डू नॉट यूज विल और शैल विद दिस. बिल्कुल भी यूज ना करें विल और शैल, जबकि बहुत ज़्यादा यू फील लाइक कि जब हम हिंदी में सेंटेंस बोल रहे हैं जैसे अम्ब्रेला अपने साथ में ले जाओ वरना तुम भीग जाओगे. तो भीग जाओगे जब आप फ्यूचर में बोल रहे हो तो आपको बहुत लगता है कि आप इसके साथ में विल लगाएं, शैल लगाएं, बट अवॉइड दैट. सिर्फ एक ही मॉडल वर्ब लगता है दैट इज शुड. तो ये ध्यान रखिएगा व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन जिसमें लेस्ट आ रहा है तो उसके साथ में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. सो नाउ यू हैव गॉट द आंसर एज वेल कि लेस्ट. अब देखते हैं ऑप्शंस देख लेते हैं. लेस्ट यू डू नॉट तो नहीं लगेगा. सो लेस्ट यू शुड गेट वेट, lest you should not get wet, lest you might not get wet and lest you will get wet. तो मैंने आपको will तो पहले ही हटाने को बोल दिया है, might नहीं लगेगा. Now we are left with two options. should के साथ में हम not लगाएं या should get wet लगाएं. नॉट नहीं लगाएंगे. लेस्ट जो अपने आप में ये पर्टिकुलर वर्ड है इसमें नेगेटिव वर्ड इंक्लूडेड है.
कहीं ऐसा ना हो जाए कि, ठीक है, फॉर फियर दैट, ये नेगेटिव वाला वर्ड का इसके साथ में कॉन्टेशन है। तो आपको क्या करना है कि लेस्ट के साथ में यू डू नॉट हैव टू यूज अ नॉट, नेगेटिव वर्ड आपको यूज नहीं करना है। लेस्ट यू शुड गेट वेट विल बी द राइट आंसर। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, एक लेस्ट के साथ आपको आगे मॉडल वर्ब लगाने में शुड लगाना है, और दूसरा आपको याद रखना है कि आप नेगेटिव आगे नहीं लगाएंगे। लेस्ट के बाद जो आगे का सेंटेंस बनेगा वो बिना नॉट के बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर कैटेगरी का क्वेश्चन है, आपको रिप्लेस करना है विद द करेक्ट, जो भी करेक्ट ऑप्शन हो आपके सामने उसमें से। इन रेस्क्यूइंग द ड्राउनिंग चाइल्ड द विलेजर एडेड अनदर फेदर टू हिज कैप। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये एडेड अनदर फेदर टू हिज कैप, ईडियम्स एंड फ्रेजेस बेस्ड क्वेश्चन है। आपने बहुत सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस सुन रखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे भी होंगे जिनमें ईडियम्स के बारे में पूछा जाता है। सो दिस इज दैट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। रेस्क्यू करने का मतलब आप जानते हैं कि रेस्क्यू करना, किसी को बचाना। ड्राउन करने का मतलब भी आप जानते हैं, ड्राउनिंग का मतलब डूबता हुआ, ड्राउन का मतलब डूबना। सो ड्राउन इज यूज्ड फॉर पीपल, और वैसे आप यूज करते हैं चीज़ों वगैरह के लिए, शिप के लिए आप यूज करते हैं सिंक। मैं आपको फॉर्म्स भी बता देती हूँ। अगर आप सिंक यूज करते हैं तो सिंक, सैंक, संक होता है, और अगर आप ड्राउन यूज करते हैं तो ड्राउन एक रेगुलर वर्ब है जिसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म ड्राउन, ड्राउंड और ड्राउंड होता है। ओके, तो रेस्क्यू करते टाइम, जो ड्राउनिंग चाइल्ड को रेस्क्यू करते टाइम विलेजर ने एक और फेदर अपने कैप में ऐड कर लिया। मीनिंग आप गेस कर सकते हैं, तो जो इसका मीनिंग है वही इसका करेक्ट आंसर है। ओके, द विलेजर वॉज गिफ्टेड विद प्रेशियस थिंग, उसको कोई प्रेशियस चीज मिल गई। विलेजर वॉज क्राउंड एंड रिवॉर्डेड, क्राउन किया गया, उसको रिवॉर्ड किया गया। काफ़ी सिमिलर है, आप हो सकता है कोई ना कोई इसको भी टिक लगा दे। बेनिफिटेड अ लॉट, उसको काफ़ी बेनिफिट हुआ। एंड फोर्थ वन इज मेड अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, उसने बहुत एक वैल्यूएबल, एक सिग्निफिकेंट, एक अचीवमेंट हासिल किया। सो हम कभी भी ये सोचकर किसी को बचाते नहीं है कि हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप बचा रहे हैं किसी को, एक डूबते हुए पर्सन को या चाइल्ड को या किसी को भी, सो आंसर जो इसका करेक्ट है, जब भी somebody adds a feather to one's या फिर to his cap, तो उसका मतलब होता है to express या to gain an accomplishment, to accomplish something, या फिर to express a noteworthy accomplishment या फिर achievement। तो आप अपने जब किसी के बारे में बताते हैं have लगा के, जैसे he added a feather in his cap या he had a feather, यहाँ पे लिखा हुआ है he added another feather to his cap, सबका मीनिंग एक ही है, और मीनिंग है उसका कि कोई भी ऐसा अचीवमेंट, कुछ भी ऐसा हासिल करना that was really really remarkable and significant, important। तो उस चीज़ को आप जब हासिल करते हैं, that you have accomplished something, तो उसके बारे में बात हो रही है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, it will be made a significant achievement। ओके, पहला क्वेश्चन हमने ग्रामर का किया था। सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया है वो इडियम एंड फ्रेजेस बेस्ड क्वेश्चन किया है। नाउ लेट्स डू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नवनीत enjoys to tell stories to children। अब आपको रिप्लेस करना है, दोबारा से रिप्लेस करना है आपको। इन चार ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है। एवरीवन नोज दैट। सो नवनीत enjoys how to tell stories to children, कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट होगा? नवनीत enjoys telling stories to children, नवनीत enjoys to narrate stories to children, या फिर नवनीत enjoys memorizing stories to children। ओके, नाउ अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो बहुत सारे लोगों को लग सकता है जैसे हम कुक के साथ बोलते हैं हाउ टू कुक, डू यू नो हाउ टू कुक, तो वो हाउ टू वाला जो फंडा अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो ये भी किसी को लग सकता है कि ये करेक्ट होगा। इन केस यू नो कि इंजॉय के बाद में आईएनजी लग सकता है, सो हो सकता है आपको लगे कि ये वाला भी करेक्ट है, नवनीत एंजॉयज टेलिंग स्टोरीज। अगर आपको पता है कि हो सकता है आप इस ऑप्शन से भी रिलेट करें
जिसमें आपको लगे कि स्टोरीज को नरेट किया जाता है, तो हो सकता है आप इसको टिक लगा दें कि यहाँ पे नरेट स्टोरीज लिखा है। और एक मेमोराइजिंग स्टोरीज है जिसमें अगेन आईएनजी वाला है और मेमोराइज वर्ड है और आप स्टोरीज जो हैं बच्चों को मेमोराइज करा रहे हैं। सो ये वाले जो ऑप्शंस है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली, ये ऑप्शंस बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है और इसमें से बहुत सारे ऐसे लग सकते हैं कि ये करेक्ट होंगे, बट इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है। एंजॉय जो है इट इज़ यूज्ड एज अ जेरेंड ऑल्सो। मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊंगी कि जेरेंड क्या है। कोई भी ऐसा वर्ब जिसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। मैंने कई बार ये चीज़ अपने वीडियो में क्लासेस में बताई भी है कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लुक फॉरवर्ड टू। जब भी कभी आपको किसी सेंटेंस में मिलता है, ये कई बार पेपर्स में पूछा भी गया है, रीसेंट ईयर के भी, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देखेंगे तो उनमें भी पूछा गया है कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद में आपको एक फिलर मिलता है जिसमें आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही लगाना चाहिए। सो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, जो आप ईमेल्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं। सो यू शुड कीप दैट इन माइंड। उसी तरीके से एंजॉय जो है वो भी एक जेरेंड है और एंजॉय के बाद में आप आईएनजी फॉर्म का वर्ब लगाते हैं अगर उसके बाद में कोई वर्ब आ रहा है। इफ़ दिस पर्टिकुलर वर्ब इज फॉलोड बाय अ वर्ब, तो आप उसके बाद में आप आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ऑल राइट, सो एंजॉय के एक जेरेंड किस तरीके से यूज़ हुआ है, इसी तरीके के कुछ एक दो वर्ड्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे एडमिट, जैसे कि माइंड। इफ़ दीज वर्ड्स आर फॉलोड बाय अनदर वर्ब दे मस्ट बी इन द आईएनजी फॉर्म। तो इन वाले वर्ब्स को अगर कोई वर्ब फॉलो कर रहा है तो वो आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। सो ये बिल्कुल मत सोचें कि अच्छा स्टोरीज को हम नरेट कर सकते हैं, वी कैन टेल स्टोरीज ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। तो नरेट और टेल में कंफ्यूज नहीं होंगे, वन। सेकेंडली यहाँ पे क्योंकि यू नो ही इंजॉयज टेलिंग स्टोरीज, जो एग्जैक्ट वर्ड जो फिट कर रहा है दैट इज नॉट मेमोराइजिंग। आप इंजॉय नहीं कर सकते दूसरों को मेमोराइज कराना। सो द बेस्ट वर्ड जो फिट हो रहा है इट इज दिस वन विद द करेक्ट ग्रामर ऑल्सो, विच इज कि जिसमें enjoys जो है वो जेरेंड की तरह यूज हो जाए और आगे आईएनजी लग जाए। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस, नवनीत enjoys टेलिंग स्टोरीज टू चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, वी विल सर्टेनली हेल्प देम इफ दे विल अप्रोच अस। अगेन आपको रिप्लेस करना है, ग्रामेटिकल पोर्शन है, तो मैंने इनिशियली आपको कुछ ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहे हो, देन इसी पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिनोनिम्स बेस्ड और एंटोनिम बेस्ड भी क्वेश्चन कराऊंगी और इसी वाले में मैं काफ़ी सारे ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चंस कराऊंगी जिसमें आपको थोड़े से ऐसे वर्ड्स भी पता चले, वो कैप भी पता चले और साथ साथ में आपका थोड़ा ग्रामर का रिविजन भी हो जाए। सो आज का जो वीडियो है दैट इज़ यू नो इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको क्वेश्चंस एक ऑर्डर में मिल जाए। ओके, सो ये वाला जो क्वेश्चन है हम उनकी सर्टेनली हेल्प करेंगे इफ़ दे विल अप्रोच अस। नाउ दिस इज़ अ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन जिसमें इफ़ ग्रामर आई हुई है और इफ़ के साथ में आपको एक रूल जो ध्यान रखना है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में वी हैड डिस्कस्ड इफ़, हैड एंड वो सेकेंड वाले क्लॉज में हमने वुड हैव का डिस्कशन किया था। इस वाले वीडियो में हम इफ़ का एक सेकेंड रूल स्टडी करने जा रहे हैं विच इज़ इफ़ के बाद में अगर आपको सब्जेक्ट मिल रहा है उसके तुरंत बाद आप विल नहीं लगाएंगे, राइट? आप इसको ध्यान रखें। उसके बाद वाला जो क्लॉज है, जैसे एक स्टेटमेंट है कि अगर तुम हमें अप्रोच करोगे, अगर तुम ये काम करोगे तो ऐसा होगा। जब हम हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी में हम दोनों में ही फ्यूचर टेंस का यूज़ कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा विल, इफ़ और विल, तो ऐसा होगा अगेन विल। लेकिन इंग्लिश जब हम बनाते हैं तो इफ़ वाले सेंटेंस में, इफ़ वाले क्लॉज में हम विल नहीं लगाते, बाद वाले क्लॉज में हम विल लगा सकते हैं और लगाते हैं। ओके, सो इफ़, अब देखिए क्लॉज कौन सा है, ये वाला इफ़ वाला क्लॉज है और ये वाला बाद वाला है। हो सकता है कि इफ़ पहले आ जाए, हो सकता है इफ़ बाद में आ जाए। आपको सेंटेंस करेक्शन में यही ध्यान रखना है कि इफ़ के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल नहीं आएगा। अगर बाद वाले पार्ट में विल लगा हुआ है तो एक सेंटेंस में 2 बार विल का यूज़ नहीं करेंगे, खास तौर से तब जब
इफ ग्रामर यूज हो रही है तब। ओके, सो आपको आंसर तो मिल ही गया होगा, वी विल सर्टेनली हेल्प देम, ये विल का इस्तेमाल हो गया है। नाउ हियर इफ दे अप्रोच अस, विल हटा दीजिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओनली दिस वन, इफ दे अप्रोच अस। इफ दे अप्रोच्ड अस ये पास्ट में हो गया जिसकी जरूरत नहीं है। इफ दे हैव अप्रोच्ड अस ये परफेक्ट वाले टेंस में जा रहा है। अनलेस दे डू नॉट अप्रोच अस, वैसे तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है क्योंकि अनलेस के साथ में डू नॉट लगा हुआ है, ठीक है। ओके, सो दिस इज द राइट वन, if they approach us. Question number 5. Change into passive voice. Passive voice में आपको change करना है इस particular sentence को। The weather disrupted the final match. बहुत ही easy सा sentence है, सिर्फ एक vocab दी हुई है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस particular sentence में, और tense based question है। tense एक simple सा past tense है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस जिसको आप कहते हैं, उसको पैसिव में चेंज करना है। रूल क्या कहता है? अगर सिंपल पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस है तो आप क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे या फिर वर लगाएंगे। यस ऑफ कोर्स, एक्टिव से जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो तो चेंज होगा ही होगा। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इस तरफ है, जैसे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वर्ब लिखा है और ऑब्जेक्ट लिखा है, ये एक जनरल स्ट्रक्चर होता है। तो आप ऑब्जेक्ट को इधर लेके आते हैं, बाय somebody या बाय एजेंट, बाय सब्जेक्ट लगाते हैं और वर्ब यहाँ पे रहता है। लेकिन एक और चेंज जो होता है टेंस में वो ये है कि आपको हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करना होता है। तो जो जनरल एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस बनता है, द वेदर डिसरप्टेड द फाइनल मैच, ये क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, डिसरप्ट का डिसरप्टेड लगा हुआ है और साथ में द फाइनल मैच ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट को इस साइड लेके आना है। तो यहां तक तो सब करेक्ट है, द फाइनल मैच सब में ही लिखा हुआ है। देन आपको चूज करना है कि कौन सा करेक्ट हेल्पिंग वर्ब है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो है वॉज या वर। तो वॉज या वर कौन सा है? या तो इसमें है या फिर इसमें है। नाउ हियर आपको वॉज बीइंग लगा हुआ है, यहाँ पे वॉज के बाद सीधे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। वेरी वेरी सिंपल, वॉज के बाद वर्ब का सीधे से थर्ड फॉर्म लगा देंगे अगर आप पास्ट इंडेफिनिट को चेंज कर रहे हैं तो। अगर कॉन्टिन्यूअस को चेंज कर रहे हैं तो आईएनजी आता है, जो कि बीइंग के फॉर्म में भी आता है। ओके, बट हम अभी वहाँ पे नहीं जा रहे, अभी हम यहाँ पे रह रहे हैं और हम ये डिस्कस कर रहे हैं। सो द फाइनल मैच वॉज डिसरप्टेड बाय द वेदर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, वैसे डिसरप्ट का मीनिंग क्या होता है? हियर इट इज। सो डिसरप्ट का मीनिंग होता है इंटरप्ट करना या फिर टू थ्रो इनटू डिसऑर्डर। अच्छा, टू थ्रो इनटू डिसऑर्डर क्या होगा? कोई भी चीज़ जो ऑर्डर में चल रही है, सीक्वेंस में चल रही है, उसको डिसऑर्डर में लेके आ जाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टू थ्रो इनटू डिसऑर्डर। सो डिसरप्ट कर देना, डिसरप्ट इंटरप्ट करना। ऑलराइट, ये याद रखेगा कि डिसरप्ट का मीनिंग क्या होता है, इंटरप्ट करना। नेक्स्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टू स्कोल्ड और रिब्यूक। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है विद न्यू ऑप्शंस, इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। ऑप्शंस मैं पढ़ के बता देती हूँ बिकॉज द प्रोनाउंसिएशंस आर वेरी डिफरेंट। एंड देखिए सारे ऑप्शंस आपको सी वाले सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। सो every word is starting with the letter C. So the very first word in the option that is in front of you is chicanery, this is chide, this is caress and this is carnage. पहले मैंने pronunciation इसीलिए बता दिया। Now scold करना या rebuke करना, इसका मतलब है किसी को डांटना फटकारना हिंदी में, तो उसके लिए आपको एक वर्ड देना है। ये इतना कॉमन क्वेश्चन है जो इतनी बार पूछा गया है कि आई वुड सजेस्ट कि आपको कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके सिनोनिम्स बार बार रिपीटेडली किसी ना किसी फॉर्म में पूछे जाते हैं, मे बी सिनोनिम और एंटोनिम, वो तो आपको आने ही चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट यू कि वो वर्ड्स, वो सिनोनिम्स, वो क्वेश्चंस तो आपको ज़रूर आने चाहिए, उनके सिनोनिम्स सारे के सारे। सो आई हैव रिटन ऑल द सिनोनिम्स, मतलब मोस्टली जो आते हैं पूछे जाते हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, और मैं जब भी आपको बताती हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर वर्ड के साथ में जो भी सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो बता देती हूँ। सो स्कोल्ड करना या रिब्यूक करना, उसके बारे में हम वापस आएंगे, बट लेट्स फर्स्ट डिस्कस ये ऑप्शंस कि इन ऑप्शंस का मीनिंग क्या है।
सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ शिकेनरी। शिकेनरी से स्टार्ट करते हैं। शिकेनरी जो है वो एक नाउन है और ये यूज़ किया जाता है ट्रिक्स के लिए। जब कोई पर्सन ट्रिक्स यूज़ करता है किसी को धोखा देने के लिए, ज़्यादातर करके पैसा निकालने की कोशिश करता है, पैसे वाली जो धोखाधड़ी होती है जिसमें अलग अलग ट्रिक्स यूज़ करके पैसा निकालने की कोशिश की जाती है, उसको बोलते हैं शिकेनरी। शिकेनरी वर्ड पॉलिटिकल भी यूज़ किया जाता है, फिनेंशियल तो होता ही है, पॉलिटिकल शिकेनरी भी होती है जिसमें एक तरीके की धोखाधड़ी की जा रही है। अ वेरी वेरी नाइस वर्ड, मतलब नेगेटिव इसका वो है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है विच इज़ शिनानिगन्स, जो आपको पता होना चाहिए। एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस वर्ड टू प्रोनाउंस, टू स्पीक, बोलने के लिए। सो ये भी वर्ड आपको आना चाहिए और जो सिनोनिम में पूछा भी जाता है। सो शिकेनरी हैज़ अनदर वर्ड जो हो सकता है ये भी कभी आपको मिले किसी क्वेश्चन में, विच इज़ शिनानिगन्स। ट्रिकरी आपको पता होगा। ट्रिकरी मतलब एक तरीके की जालसाजी आप बोल सकते हैं, एक तरीके की धोखेबाजी जिसको आप बोल सकते हैं, यूज ऑफ ट्रिक्स किसी को धोखा देने के लिए। सो ट्रिकरी, शिनानिगन्स, डिसेप्शन, डिसीव करने से वर्ड बना हुआ है, नाउन का डिसेप्शन। देन देयर इज डिसीट, ये भी एक नाउन है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है जिस पे ध्यान दीजिएगा, विच इज सब्टरफ्यूज, SUBTERFUGE, इट इज सब्टरफ्यूज, ये भी ध्यान रखिएगा। सो देर आर 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपने आई गेस बहुत सारे लोगों ने आज ही पढ़े होंगे, विच इज शिकेनरी, शिनानिगन्स एंड सब्टरफ्यूज। ठीक है, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, हो सकता है आपको ये आते भी हो। सो पहला वर्ड तो था शिकेनरी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड वर्ड विच इज चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब एक्चुअली में होता है किसी को डांटना, फटकारना, स्कोल्ड करना। सो चाइल्ड जो है वो एक वर्ब है, नाउन नहीं है, वर्ब है जिसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म डी लगा के बन जाएगा चाइल्डेड। एंड चाइल्ड का मतलब है टू स्कोल्ड समबडी। बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हैं जिसमें से जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं दे आर रिब्यूक, बिरेट करना किसी को, अपब्रेड करना, रेप्रिमैंड करना बहुत यूज होता है, एंड लम्बास्ट करना। सो ये आपको आने चाहिए, प्लीज़ इसको याद रखिएगा क्योंकि ये स्कोल्ड, रिब्यूक करने के सिनोनिम्स कई बार काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो रिब्यूक, बिरेट, अपब्रेड, रेप्रिमैंड एंड लम्बास्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं विच इज़ करेस। प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा, इट इज़ करेस, और ये है फॉन्डल करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉन्डल इसका सिनोनिम हो जाएगा जब आप किसी को बहुत ही लविंग मैनर में इस तरीके से किसी के ऊपर हाथ फेरते हैं, लविंग एंडियरिंग मैनर में। सो स्ट्रोक करना, टू स्ट्रोक और टच समबडी या किसी चीज़ को लाइटली इन अ लविंग और एंडियरिंग मैनर, उसको कहते हैं करेस करना या फिर फॉन्डल करना। सो करेस भी एक वर्ब है जिसके आगे ईडी लगा के उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। लास्ट है कार्नेज। कार्नेज आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा बार पढ़ा होगा, ज़्यादातर लोगों को पता होगा। सो कार्नेज मास मर्डर के लिए यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ अ नाउन जिसका मीनिंग है ब्रूटल किलिंग ऑफ मैनी पीपल। ये यूज़ किया जाता है, जैसे बूचरी एक वर्ड है, बूचर शॉप से बूचरी जो वर्ड है उसी तरीके का ये वर्ड है कार्नेज, मास किलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, नरसंहार जिसको बोलते हैं हिंदी में। So these are the words. Now you have already got the answer to scold और rebuke करने के लिए आपका जो आंसर है that is child, लेकिन these words were very different and important, तो मैंने आपको उसके भी मीनिंग सारे बता दिए। Okay, now question number 7 पे आते हैं। Give the correct synonym for the following word. आपको कंसिलिएट का और ऐसे 3 और क्वेश्चंस हैं नीचे, 2-3 क्वेश्चंस जिसके हम अब सिनोनिम्स कर रहे हैं। सो वी हैव डन सम ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, हमने कुछ वन वर्ड किया है, ग्रामर बेस्ड किया है, अब हम कुछ सिनोनिम्स करने जा रहे हैं। देन वी आर गोइंग टू डू एंटोनिम्स ऑल्सो। सो सिनोनिम्स करते हैं। सिनोनिम्स में पहला वाला वर्ड है कंसिलिएट करना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इट इज़ ILI, कंसिलिएट करना। ठीक है, सो कंसिलिएट का मीनिंग क्या होता है? अपीज करना होता है, डिसअग्री करना होता है, रिवाइव करना होता है या सेपरेट करना होता है। अब इसमें से आपको डिसअग्री का तो मीनिंग पता होगा, आपको सेपरेट का भी मीनिंग पता होगा, रिवाइव भी बहुत सारे लोगों को पता होगा जिसमें आप दोबारा से एनर्जेटिक फील करने लगते हैं, रिवाइव हो जाते हैं। और अपीज करना अगर पता है तो, सो अपीज का मतलब होता है मनाना। ना इफ़ एंड ओनली इफ़ यू नो कि कंसिलिएट का मीनिंग क्या होता है तो ऑप्शंस बहुत ही ईजी हैं, आप आराम से टिक कर सकते थे ऑप्शन को। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कंसिलिएट का मीनिंग क्या होता है। ओके,
सो कंसिलिएट का मीनिंग है टू ट्राई टू एंड अ डिसएग्रीमेंट. कंसिलिएट इज प्लकेट, अपीज, पैसिफाई, assuage. सारे सिनोनिम्स अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी को मनाना, डिसएग्रीमेंट को ख़त्म करना, ट्राई करना कि डिसएग्रीमेंट ना रहे, मना लेना किसी चीज़ के लिए, उसको बोलते हैं अपीज करना या कंसिलिएट करना. इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप प्लकेट करना, पैसिफाई करना या अस्वेज करना. किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को आप यूज़ कर सकते हैं ये पर्टिकुलर वर्ड. सारे ही वर्ड रेगुलर वर्ड्स हैं, सबके बाद डी या ईडी लग जाएगा. सो प्लकेटेड, कंसिलिएटेड, अपीज्ड, पैसिफाइड IED हो जाएगा एंड अस्वेज्ड. रिवाइव का मीनिंग क्या होता है? टू रिटर्न टू कॉन्शियस. ओके, रिवाइव हैज़ 2 मीनिंग्स. ध्यान रखिएगा इसको. जब आप को डॉक्टर ने ट्रीट किया एंड आप अनकॉन्शियस थे, आप कॉन्शियसनेस में आ गए, आपने रिवाइव किया. टू गिव न्यू लाइफ या एनर्जी टू समबडी, आपने नई लाइफ दी, रिवाइव किया. आपने किसी बर्ड को, किसी को, अगर आपको कोई चीज़ ने एनर्जी दी, आपने अपने आप को रिवाइव किया. ओके, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड इसके साथ भी याद रखेंगे विच इज़ रिसेसिटेट. प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, इट इज़ रिसेसिटेट, और स्पेलिंग ज़रूर देख लीजिएगा, इट इज़ RESUSCI. ठीक है. री इन्विगरेट भी हो सकता है, बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है. व्हेन यू नो कोई ऐसा जूस, कोई ऐसा ड्रिंक एनर्जी जो आपको देता है, तो आप री इन्विगरेटेड फील करते हैं, उसी तरीके से रिवाइव हो जाते हैं आप. सो देर आर 2 मीनिंग्स इस वर्ड के, जिसको आप याद रखिएगा. ठीक है. सो कंसिलिएट, कंसिलिएट का मीनिंग पता चल गया होगा, विच इज़ अपीस, क्योंकि ये उसका सिनोनिम होता है. डिसअग्री नहीं हो सकता, रिवाइव और सेपरेट भी नहीं हो सकता. नेक्स्ट वर्ड कर रहे हैं सिनोनिम में, एग्जल्टेंट. प्रोनाउंसिएशन ई से स्टार्ट हो रहा है, एग्जल्टेंट. ओके, सो एग्जल्टेंट है, एग्जल्टेंट का डायरेक्ट मीनिंग करते हैं और उसके बाद सिनोनिम्स पे आते हैं. दी ऑप्शंस आर अफ्रेड, जुबिलेंट, एक्सपेक्टेंट या डिमांडिंग. सारे ही वर्ड्स आपके जानते हुए, मतलब सबको पता होंगे ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स. अफ्रेड का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेंट का क्या होता है और डिमांडिंग क्या होता है. हमें एक ही वर्ड करना है, जुबिलेंट का मीनिंग और एग्जल्टेंट का मीनिंग क्या होता है. सो एग्जल्टेंट जो है वो एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है जॉयफुल एंड प्राउड, स्पेशली बिकॉज ऑफ ट्रायम्फ या सक्सेस. जब आप जीत जाते हैं ना और कोई चीज़ आपको मिलती है, आप सक्सीड करते हैं किसी चीज़ में, तो वो जो विक्ट्री वाली जो हैप्पीनेस होती है, जो एक सेटिस्फैक्शन होता है, एक प्राइड आ जाती है कि हाँ मैंने ये कर दिखाया है. सो एक्साइटमेंट ऐसा जो कॉम्बिनेशन हो प्राइड का, हैप्पीनेस का और विक्ट्री वाला, उस पूरे वो जो फीलिंग होती है उसको एग्जल्टेंट बोलते हैं. ओके, सो देयर इज़ वन वर्ड में अगर आपको ये कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करना है, दैट इज़ एग्जल्टेंट, और इसका सिनोनिम होता है जुबिलेंट. सो दोनों ही मीनिंग्स आपने कर लिए, एग्जल्टेंट भी और जुबिलेंट भी. सो एग्जल्टेंट का जो सिनोनिम है दैट इज़ जुबिलेंट. अ वेरी नाइस वर्ड टू यूज़, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं डे टू डे लैंग्वेज में, एंड लर्न भी हो जाएगा उसके साथ साथ. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 नाउ. अब हम कुछ एंटोनिम्स कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चंस जो एंटोनिम बेस्ड होंगे. राइट, एंटोनिम का जो पहला वर्ड है जिसका आपको एंटोनिम ढूंढना है, दैट इज़ वैरी. ये यूज़ होता है अगेन बहुत ज़्यादा. इसको यूज़ करने का तरीका है बी वैरी, और जो प्रेपोजिशन यूज़ होता है इसके साथ वो होता है ऑफ. तो कभी अगर सेंटेंस फिलर में आए तो आपको याद रखना है कि ये प्रेपोजिशन यूज़ होता है इसके साथ में ऑफ. राइट, सो एंटोनिम देखना है इन वर्ड्स का, वैरी का, सॉरी, एंटोनिम देखना है. और वैरी का मतलब होता है जब आप, इट इज़ मार्क्ड बाय कीन कॉशन, आप बहुत ज़्यादा जब अलर्ट होते हैं, बहुत कॉशियसली काम करते हैं, बहुत ध्यान रख के चीज़ों को करते हैं, उसको बोलते हैं टू बी. जैसे टू बी अलर्ट, टू बी अवेयर ऑफ समथिंग, वैसे टू बी वैरी ऑफ. ठीक है, एनी डेंजर, एनी साइन, आप ध्यान रख के सोते हैं, ध्यान से चीज़ों को करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड कीन कॉशन के साथ में ये रिलेट करिएगा. अब वैरी के साथ एंटोनिम दिया है काम होना, केयरलेस, कंफ्यूज्ड या फिर कॉशियस. तो कॉशियस तो इसका मीनिंग ही हो गया, कंफ्यूज नहीं हो सकता. सो वैरी के काम एंड केयरलेस, आप बहुत अलर्ट हैं, बहुत कॉशियस हैं और आप केयरलेस हैं. सो दिस इज़ द एंटोनिम. उल्टा हो गया ये,
एंटोनिम केयरलेस। नेक्स्ट एंटोनिम है डिटेन करना। किसी को डिटेन करना सुन रखा होगा आपने। किसी को जब आप डिटेन करते, पुलिस किसी को डिटेन करते हैं, उसका मतलब होती है थोड़ी देर के लिए आप जो काम कर रहे हैं वो रुक जाता है और एक तरीके से हॉल्ट की सिचुएशन हो जाती है। यू स्टॉप, समबडी स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग समथिंग, फ्रॉम गोइंग समवेयर, उसको बोलते हैं डिटेन कर लिया गया उसको थोड़ी देर के लिए। सो डिटेन करने का, डिटेन इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है टू होल्ड समवन बैक, किसी को डिले कर देना या किसी को कन्फाइन कर देना, एक पर्टिकुलर जगह पर किसी को रोक देना, आप इसके आगे इसके बाहर नहीं जा सकते, कन्फाइनमेंट में रखना, उसको बोलते हैं डिटेन करना, राइट। सो डिटेन करने का मतलब, क्योंकि रोकना होता है, कन्फाइन करना होता है, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? रिलीज करना, साइलेंस, फॉरगेट या प्रॉस्पर। आपके सामने एंटोनिम होगा रिलीज करना, किसी को रोक के रखना एंड रिलीज कर देना। एंटोनिम बहुत इजी था। सो गिव एंटोनिम्स फॉर, अगेन एक और वर्ड है फिकल। फिकल अगर आपने ना भी सुना हो तो अगर आपने फिकल माइंडेड सुना हो, ही इज फिकल माइंडेड। फिकल माइंडेड का मतलब क्या होता है? बहुत जो बहुत चंचल होता है, जो बहुत चेंज होता रहता है, उसको फिकल बोलते हैं। सो फिकल पीपल हु चेंज देयर माइंड सो मच दैट यू कैन नॉट रिलाई ऑन देम। इतने चंचल हैं, इतनी जल्दी जल्दी चेंज होते हैं कि आप उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि वो ठीक से कोई काम को करेंगे। सो समबडी हु इज फिकल माइंडेड कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। ओके, सो फिकल है कोई पर्सन। अब ऑप्शंस है ऑपोजिट के लिए, स्टेडी है, काइंड है, प्लीज, और ये ऑप्शन गलत है, दिस इज अ रॉन्ग word to write over here. So let's stick to these three words: steady, kind and please. So fickle, fickle का opposite हो जाएगा slow and steady वाला steady। steady का मतलब stable, जो steadily walk करे, steadily चीज़ों को करे, steady रहना। So fickle minded and steady। Next question, again an antonym, improvident का। improvident को poverty और उससे relate मत करेगा, इम्पावरिश्ड से रिलेट मत करेगा, दिस इज इम्प्रोविडेंट। इसको लर्न करने के लिए, इसको माइंड में दोबारा से इसको रिकॉल करने के लिए, इसके लिए याद रखिए इम्प्रोविडेंट है, ये नॉट प्रोविडेंट है, ये वो वाला है। नॉट प्रोविडेंट मतलब नॉट प्रोवाइडिंग, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा इसको। सो इम्प्रोविडेंट, और इसका एंटोनिम ढूंढना है, कॉशियस हो सकता है, फॉर्चुनेट हो सकता है, प्रूवन हो सकता है या इंटेलिजेंट हो सकता है। सो इम्प्रोविडेंट का मीनिंग होता है नॉट प्रोवाइडिंग फॉर द फ्यूचर। शॉर्ट साइटेड एडजेक्टिव है, जो बहुत ज़्यादा आगे के बारे में सोच के ना चले, उसको बोलते हैं इम्प्रोविडेंट। अगर हम कोई क्लोज एंटोनिम ढूंढने की कोशिश करें, सो इम्प्रोविडेंट है, वो बहुत सोच के नहीं चलता है। सो ऑप्शंस हैं आपके पास, कॉशियस होना, फॉर्चुनेट होना। आपने एक वर्ड सुना होगा थ्रिफ्टी, स्पेंडथ्रिफ्ट नहीं, थ्रिफ्टी, जो सोच के खर्चा करे, जो वाइजली डिसीजंस ले और उसके बाद। स्पेंडथ्रिफ्ट दूसरा होता है और थ्रिफ्टी। सो थ्रिफ्टी जो वर्ड है दैट इज एन एंटोनिम इस पर्टिकुलर वर्ड का, और कॉशियस जो है वो भी एक एंटोनिम हो सकता है इस वर्ड का। कॉशियस का भी मतलब होता है काफ़ी कॉशन के साथ, काफ़ी सोच सोच के काम करना, जैसे हमने ऊपर अभी ये वर्ड किया भी था। सो इम्प्रोविडेंट का जो नियर एंटोनिम जो होगा वो कॉशियस होगा इम्प्रोविडेंट का। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कई बार एग्जाम में आपके अब ऐसे वर्ड्स भी पूछे जा रहे हैं जो लैटिन, जिनका रूट वर्ड है, लैटिन से लिए हुए वर्ड्स हैं या फ्रेंच वर्ड्स हैं, जिनको अब आप यूज़ करने लग गए हैं। न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में आपको मिलते हैं ये वर्ड्स। तो मैंने इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड करवाए हैं वीडियोस में, और आज के वीडियो में भी आई एम गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर कर रही हूँ और आपको नॉलेज भी देंगे और साथ में इट विल हेल्प यू ऑल्सो। सो पहला जो वर्ड है दैट इज स्टेटस क्वो, ठीक है। इसको आप जब इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो इट विल बी स्टेटस क्वो, ओके, स्टेटस क्वो ये मिलेगा। एज इट इज़ ये वर्ड यूज़ किया जाता है।
ऑप्शंस आपको जो मिल रहे हैं, इट इज़ पोजिशन, इट इज़ द करेंट पोजिशन, इट इज़ द करंट, और ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, द करेंट पोजिशन एंड इट विल बी यू नो ऑप्शन, ये वाला तो ऑप्शन बहुत करेक्ट बैठ नहीं रहा है. सो स्टेटस क्वा का मीनिंग देखते हैं सबसे पहले. स्टेटस क्वा जो है वो लैटिन वर्ड है, बेसिकली लैटिन से लिया हुआ वर्ड है, जिसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग स्टेट. और इस पर्टिकुलर टाइम की सिचुएशन, द प्रेजेंट सिचुएशन या करेंट स्टेट ऑफ थिंग्स, इस समय क्या चल रहा है, इस समय की सिचुएशन क्या है, दैट इज स्टेटस क्वा. स्टेटस क्वा नॉर्मली भी यूज़ किया जा सकता है किसी सेंटेंस में, लोग यूज़ करते हैं. एंड स्टेटस क्वा के साथ में अगर आपको कोई वर्ब लगा के यूज़ करना है तो मेंटेन वर्ब यूज़ हो जाता है, तो डिसरप्ट वर्ब यूज़ हो जाता है. डिसरप्ट अभी हमने ऊपर किया था ना, इंटरप्ट करना. तो जो चीज़ें नॉर्मली चल रही हैं, जो करंट स्टेटस है, उसको डिसरप्ट कर देना, इंटरप्ट कर देना. उसके साथ भी यूज़ होता हुआ आपको मिलेगा कई जगह पे. मेंटेन करना, यानी जो करंट की पोजीशन है उसी को मेंटेन करते चलो. जैसे गवर्नमेंट की सिचुएशन में भी ये यूज़ हो जाता है. जैसे जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो चलती चली जाए तो आपने उसको मेंटेन कर रखा है. ओके, सो स्टेटस क्वा इज आंसर होगा इसका द करेंट पोजीशन या द प्रेजेंट सिचुएशन पोजीशन. नेक्स्ट कर रहे हैं, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ही पहले देख लीजिए. इट इज जॉनर. ज साउंड है, ज नहीं है, ज नहीं है, ये दोनों का मिक्सचर है और ये है ज. जॉनर. जॉनर जो वर्ड है बहुत बहुत अब यूज़ होने लग गया है कि ये इस और बहुत ज़्यादा जो प्रोनाउंसिएशन इसका यूज़ होता है वो जॉनर है जो यूज़ करते हैं लोग. और मतलब हर चीज़ में इंडियन एक प्रोनाउंसिएशन ज़रूर आ जाता है. सो दैट प्रोनाउंसिएशन इज़ जॉनर. और यूज़ करते हैं ना कि इसका जॉनर जो है बहुत ही डिफरेंट है या इसका जॉनर, तो वो जो जॉनर वर्ड है दैट इज़ ओनली जॉनर, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है. जॉनर जो है उसका मीनिंग होता है इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ म्यूज़िक, फिल्म या राइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है. लिटरेचर के लिए, म्यूज़िक के लिए, या कोई भी अलग सा डिफरेंट सा मूवी है, फिल्म है, उसके लिए यूज़ किया जाता है जॉनर. जॉनर क्योंकि बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के लिए, एक पर्टिकुलर ऑडियंस को जो केटर करे वैसे टाइप का जो स्टाइल है उसके लिए जॉनर यूज़ किया जाता है. सो ऑप्शंस है आपके पास, अ पावरफुल जनरेशन, जेंटलमैन, जेनरोसिटी, या फिर अ स्टाइल या फॉर्म ऑफ, ये सॉरी ऑफ होगा, ऑफ लिटरेचर और आर्ट. ऑप्शन है स्टाइल या फॉर्म ऑफ लिटरेचर और आर्ट. इस तरीके के क्वेश्चंस या वर्ड्स देने का पर्पस सिर्फ इतना है कि जो वर्ड्स आजकल डे टू डे लैंग्वेज में, आर्टिकल्स में या न्यूज़पेपर्स में यूज़ हो रहे हैं, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप उनकी भी नॉलेज ले सकें और ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आए तो प्लीज़ उसको अटेम्प्ट कर पाएँ. ठीक है, इसके लिए. सो नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका प्रोनाउंसिएशन है इस पर्टिकुलर वर्ड का प्रोटेजी. प्रोटेजी जो है वो एक ऐसे पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, अ पर्सन हु रिसीव्स स्पेशल प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन फ्रॉम समबडी मोर एस्टैब्लिश्ड इन अ फील्ड. एक पर्टिकुलर फील्ड में आप भी वर्क कर रहे हैं और आपका कोई सीनियर है जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, वो भी काम कर रहा है और आपको उससे एक बड़ी ही स्पेशल सी प्रोटेक्शन मिली हुई है या आपको प्रमोशन मिले उस पर्टिकुलर पर्सन से, तो उसको बोला जाता है प्रोटेजी. ठीक है, उस पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है प्रोटेजी. एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो आपने टीचर्स पेट सुना है? टीचर का बड़ा फेवरेट है टीचर्स पेट. तो वो जो वर्ड है जिससे उसको टीचर सारे तरीके के फेवर्स या मतलब हर चीज़ में वो आगे आगे रहता है, उसको बोलते हैं प्रोटेजी. सो प्रोटेजी के ऑप्शंस देख लेते हैं. इंडिपेंडेंट, ये तो एक गलत ऑप्शन है. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि एक दो ऑप्शंस आपको गलत मिले. फुली डिपेंडेंट या फिर प्रोफिशिएंट, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा किसी का पेट बन के रहे या हमेशा उसको दूसरा पर्सन अपने उसमें रखे, अंडर गाइडेंस कह सकते हैं आप, तो वो पर्सन हमेशा किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही रहता है. सो अन्य क्लोज एक वर्ड अगर ढूंढना चाहेंगे प्रोटेजी का तो इट विल बी फुल्ली डिपेंडेंट ऑन समबडी. प्रोफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज़ में आप बहुत स्किल्ड हैं तो उसको प्रोफिशिएंट कहा जाता है. तो वर्ड
का जो मीनिंग होगा, जो पास में जो मीनिंग है, जो क्लोज मीनिंग है, वो होगा फुल्ली डिपेंडेंट। ओके, वैसे जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस, वी हैव डन 15 क्वेश्चंस टुडे, उसके सॉल्यूशंस भी हमने किए हैं और सारे वर्ड्स के मीनिंग भी, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग सिनोनिम्स बता सकूं ताकि आपको हेल्प हो सके। सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।